जी हाँ, तो लेबनान के बाद सीरिया में वायरलेस ब्लास्ट हुआ है। सीरिया में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए हैं। सीरियाई आर्मी के वॉकी टॉकी में धमाका हुआ है। सीरिया के अलेप्पो शहर में ब्लास्ट हुआ है और धमाके में कई लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। तो ये बहुत ही अपने आप में हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि ऐसा मामला हमने देखा था हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों में, और अब देखिए सीरिया में ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए हैं और सीरियाई आर्मी के वॉकी टॉकी में ये धमाके हुए, जिसके बाद आप देखिए उसकी तस्वीरें सामने। ये देखिए ये वॉकी टॉकी कैसे ब्लास्ट हुआ है और डैमेज है पूरी तरह से, और जो भी लोग आसपास मौजूद थे वो इसकी जद में आए हैं। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। हाथों में वॉकी टॉकी था, उसी समय धमाका होता है और लोग मारे जाते हैं। तो ये सीरिया से तस्वीरें सामने आई हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, जिसमें वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर इसको लेकर, सीरिया में वायरलेस ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर क्या आ रही। वॉकी टॉकी में धमाका हुआ, वायरलेस ब्लास्ट से कैसे दहल गया पूरा सीरिया, यह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीरियाई आर्मी के उपकरणों में धमाका हुआ है। अब बड़ा सवाल है कि क्या इसमें पश्चिमी देशों का हाथ है, क्योंकि कुछ ऐसा ही लेबनान में देखने को मिला था, जहां पर हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके में, खासतौर पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, वहां पर वायरलेस डिवाइस में एक के बाद एक धमाके हुए थे। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये जो तस्वीर है वो सीरिया की है, जहां पर वायरलेस डिवाइस में ब्लास्ट हुआ है। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं कैसे जो वायरलेस डिवाइस है वो फट गया है। कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वायरलेस ब्लास्ट से सीरिया दहल गया है। सीरियाई आर्मी को टारगेट पर इस बार लिया गया है, जो कि लगातार बशर अल असद सरकार के साथ है और उसकी रक्षा करने में जुटी हुई है। और जो विद्रोही गुट है वो ये कोशिश कर रहा है ताकि जल्द से जल्द जो असद है उन्हें गद्दी से हटाया जाए। कई दूसरे वायरलेस डिवाइस में भी धमाके, करीब 1 दर्जन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए हैं। संचार उपकरणों में विस्फोट से बड़ी तबाही की खबर है। यह आप तस्वीर देखिए, आर्मी से लेकर आम लोगों के उपकरणों में ये धमाके हुए हैं, यानी पैटर्न वही है। कुछ वैसे ही धमाकों को अंजाम दिया गया जो लेबनान में देखने को मिला था। और देखिए विद्रोही गुट हयात पर धमाके का शक जताया जा रहा है। धमाके में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। कई दिनों से सीरिया में हमला कर रहा था हयात ग्रुप, हयात के लड़ाके, और अब शक उसी पर है क्योंकि अलेप्पो में उनकी एंट्री होती है और उनका नियंत्रण होता है अलेप्पो के कई कंट्रोल सेंटर्स पे। और उसके बाद आप देखिए हयात में ये धमाके होते हैं एक के बाद एक इन डिवाइसेस में, जिससे शक गहरा हो रहा है हयात ग्रुप के लड़ाकों पर। तो लेबनान के बाद सीरिया, वायरलेस ब्लास्ट से कैसे सीरिया दहल गया, पूरी खबर आपको बताएं। बड़ी खबर क्या है, सीरिया में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाका हुआ है। एक साथ कई जो उपकरण हैं उसमें ब्लास्ट हुआ है। सीरियाई आर्मी के उपकरणों में यह ब्लास्ट हुआ। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ये धमाके हुए हैं, जो खबर आ रही है। बिल्कुल, और करीब दर्जन भर डिवाइसेस में ये ब्लास्ट हुआ है। कहां कहां धमाका हुआ ये भी देखिए। सीरिया के अलेप्पो शहर में धमाका हुआ, आम लोगों के डिवाइस में ये ब्लास्ट हुआ है। वॉकी टॉकी समेत कई डिवाइसेस में धमाके हुए हैं और धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाके में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। विद्रोही गुट हयात पर धमाके का शक है। अब यहां पर बड़ा सवाल क्या उठा इन धमाकों के बाद, क्या विद्रोही गुट हयात अकेले ब्लास्ट कर सकता है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, या फिर जो HTS है यानी कि जो हयात तहरीर अल शम्स है, उसे पश्चिमी देशों का जो सपोर्ट है उस सपोर्ट से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया? रवि, करेंगे इस पर चर्चा, विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अब पांडे सर, बात यहां पर घूम फिर के यही आती है कि सीरिया में ये जो नया चरण शुरू हुआ है युद्ध का, लड़ाई का, धमाकों का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है? क्योंकि मामला तो अभी इजरायल, हिजबुल्लाह और हमास तक था, लेकिन सीरिया में छोटे मोटे हमले हुए हैं, लेकिन जमीन पर लड़ाई शुरू होने का अर्थ क्या समझा जाए? देखिए, समीकरण थोड़ा सा उलझ गया है। उसका मुख्य कारण यह है कि जहां शांति की बातें की जा रही थी कि इजराइल और ईरान के बीच में जो तनातनी है उसमें कुछ शिथिलता आएगी, तो सीरिया में जो है धमाके। और ध्यान रहे कि सीरिया का जो सत्तारूढ़ दल है वो इंक्लाइंड है ईरान और रशिया की तरफ।
तो उनसे सपोर्ट लगातार उनको मिलता रहा है। जो हयात ग्रुप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसको सपोर्ट मिलता रहा है वैस्टर्न कंट्रीज़ का, और जो भी असला वगैरह जो थे, और यहाँ तक कि जो सीरिया और रशियन फोर्सेस के विमानों ने जो रेबल ग्रुप्स हैं, इनको कहा जाता है कि ये प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप है। तो ये थोड़ा सा जो है परेशान कर रहा है वहाँ के सत्तारूढ़ दल को कि अगर डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ वहाँ पर अगर आ जाती हैं तो जो उनकी जो अभी जो फ्रीडम मिला हुआ है उनको, उस पर उनको एक लगान लग जाएगी। तो देखना ये होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है और दोनों धड़े आपस में एक दूसरे को सामना कर रहे हैं, कहाँ तक इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन ईरान इजराइल की है जो हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में, लेबनान सदर लेबनान में दोबारा बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत छोटी घटना हो रही है सीज फायर के बाद भी, तो इक्वेशन थोड़ा सा उस इलाके में डिस्टर्ब है। लेकिन ये देखना ये होगा कि आगे किस प्रकार से इसको फ्यूल देता है वहाँ का जो समीकरण है, क्योंकि शांति वहाँ आए, मुझे लगता नहीं कोई चाहता, बड़े देश चाहते हैं कि अभी शांति वहाँ आए। ठीक है शरदेंदु सर, इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अगर इससे पहले हम देखें 2011 में भी प्रो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को लेकर वहां पर मूवमेंट हुआ था, आंदोलन छिड़ा था असद सरकार के खिलाफ, लेकिन उसको उस वक्त दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था। इस बार ऐसी खबर आ रही है कि अलेप्पो में जो विद्रोही गुट है उसे बड़ी कामयाबी मिल रही है, रशिया साथ है, ईरान साथ है, और साथ साथ जो हिजबुल्लाह है उसका तो सपोर्ट लगातार मिल ही रहा है। इस बार क्या कुछ अंतर है, इस बार कुछ फर्क है क्या? देखिए, जो सीरिया की हालत है वो आपको थोड़ा हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। एक दशक से इंटरनल टर्मोइल वहाँ चल रहा था, अल बशर की सरकार को पूरी तरीके से रशिया का सपोर्ट था और उसी के तहत वो आज तक सत्ता में बने हुए हैं। और उनके रेबल ग्रुप है जो एक तरीके का आर्म्ड स्ट्रगल वहाँ चल रहा था, वो सत्ता में आने के लिए अमेरिका से लगातार मदद ले रहे थे, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न नेशन से मदद ले रहे थे। और आज की डेट में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक धमाके हुए हैं, इसके पीछे मोसाद, उसके पीछे इसराइल और इसराइल के पीछे अमेरिका, तो एक पूरी एक बड़ी प्लानिंग है। देखिए, इसराइल ने अपने सारे नेबरिंग स्टेट के साथ रिलेशन अच्छे बनाए हैं या उनको मिलिटरीली सबड्यूट कर रखा है, जिसमें लेबनान में रिसेंटली सीज फायर है, हालांकि छोटे मोटे हमले अभी भी जारी हैं। नेक्स्ट टारगेट उनका सीरिया था। इस तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया जाए, इस तरीके से रेबल को बढ़ावा दिया जाए कि अल बशर सरकार को वहां से अबदस्त किया जा सके, हटाया जा सके। जब यह सिचुएशन वहां क्रिएट हो जाएगी तो मैं इसको एक स्टेज आगे क्या देख रहा हूं, यही सिचुएशन अब धीरे धीरे ईरान में लाने की कोशिश की जाएगी, वहां भी सत्ता में बदलाव करेंगे। जब यह स्थिति हो जाएगी तो पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न नेशन एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस तरीके के हमले जारी रखेंगे। मेरा मानना है कि सीरिया में यह अब जारी रहेगा, इस तरीके के गृह युद्ध की स्थिति और बनी रहेगी, जिसके डायरेक्ट सपोर्ट में इजराइल होगा और अमेरिका होगा। जब तक अल बशर की सरकार है, रेबल्स को आर्म किया जाएगा, उनको फंडिंग किया जाएगा, उनको मिलिट्री के साजो सामान दिए जाएंगे, जिससे कि उनका हमला और तेज रहे। और इस सिचुएशन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे जरूर होंगे। सीरिया में पिछले कई दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है और सीरिया के अलग अलग इलाकों में युद्ध चल रहा है। सीरियाई आर्मी और विद्रोही सेना में आमने सामने की जंग चल रही है। देखिए बिल्कुल, और देखिए विद्रोही गुट हयात के लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं, जो वहां की सेना है उसके खिलाफ 2020 के बाद सबसे भीषण इस वक्त सीरिया में हालात हैं, सबसे भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। ये जंग क्यों है, तो राष्ट्रपति बशर अल असद पर तानाशाही रवैये का आरोप लगा। 2011 में 11 से सीरिया की आर्मी के खिलाफ यहां पर लड़ाई चल रही है। बशर सरकार को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते हैं विद्रोही और ये लड़ाई आगे बढ़ती जाती है। सीरिया को आजाद करने के लिए लगातार ये जो लड़ाई है वो चल रही है और लगातार सरकार के खिलाफ यानी कि बशर अल असद जो सरकार है उसके खिलाफ ये युद्ध छिड़ा गया और अब ये और भी तेज हो गया है। बिल्कुल शलन सर, दशकों से बशर अल असद वहां पर हैं सत्ता में। हालांकि ये कहा जाता है कि पूरे सीरिया में उनका इक्वल कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन ये जो लड़ाई है और ये जो जंग अब दिख रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतीजे क्या होंगे? क्या वाकई में ईरान को झुकाने या ईरान की स्थिति को वीक करने के लिए कुछ बैकग्राउंड से कहानी बुनी गई है इस बार सीरिया में? जय हिंद, नमस्कार। ये आपका बड़ा जायज़ सवाल है और अगर इसको हम आंसर ठीक तरह एवेलुएट कर पाएँ तो मेरे ख्याल हम एक सिचुएशन को पढ़ पाएंगे। जो सीरिया में इंटरनल प्रॉब्लम है वो एक अलग प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ आज जो चल रहा है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। टैक्टिकली अगर आप देखें तो आप सीरिया को मोहरा बना रहे हैं। ये लड़ाई सीरिया की है ही नहीं। एज फार एज यूएस, एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, ये टारगेट हो रहा है ईरान और रशिया, क्योंकि इजराइल को क्लैरिटी से पता है कि यस,
इस समय अगर सीरिया में आप डिस्करेज करते हैं, डैमेज करते हैं, तो उस डैमेज का सीधा सीधा असर ईरान पर जाता है। यूएस का इंटरेस्ट है कि किसी भी तरह का जो अटैक्स अगर होते हैं या अनस्टेबिलिटी आती है सीरिया और ईरान में, उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्ट्रैटेजिकली रशिया के ऊपर आता है। आप इस तरह का ये जो अटैक आप देख रहे हैं आज, ये सिलेक्टिव क्यों है? रेडियो सेट किसके पास होते हैं? वॉकी टॉकी किसके पास होते हैं? वो कम से कम कोई लीडर्स होंगे उनके पास होते हैं। आपने टारगेट जैसे पिछले बार 3000 पेजर्स का अटैक किया था, इस बार कम है, लेकिन ये एक लेवल ऊपर है जो आप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अब एक सिचुएशन ऐसी एक्सप्लोजिव आ गई है जहां कंट्री टू कंट्री वॉर होगा, और अगर कंट्री टू कंट्री वॉर होगा, इससे पहले जो भी वॉर हो रहा था वो टेररिज्म पर हो रहा था, हिजबुल्लाह पर हो रहा था, हमास पर हो रहा था, जहां रशिया जैसा कंट्री डायरेक्टली सामने नहीं आ सकता था। जब अब आप देखेंगे कि सीरिया या ईरान से रिलेटेड जब टारगेटिंग होगी, अटैक्स होंगे, काउंटर अटैक होंगे, तो लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा खतरनाक होगा। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो युद्ध है भले इस वक्त सीरिया के अंदर हो रहा है, लेकिन यहां पर अमेरिका और जो रशिया है वो दोनों सीधे तौर पर आमने सामने हैं। एक और बड़ी खबर, सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों का बड़ा हमला हुआ है। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शम्स यानी HTS का बड़ा हमला हुआ है। अलेप्पो के कई हिस्सों पर हयात ने कब्जा किया है। अलेप्पो सिटी सेंटर पर हयात का कब्जा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, तो अलेप्पो के कई ऐसे इलाके, और खास तौर पर खबर यह भी आ रही है जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर भी जो विद्रोही गुट है HTS यानी हयात तहरीर अल शम्स, उसका कब्जा वहां पर हो गया है। और यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगर विद्रोही गुट की बात करें तो लगातार उसे पश्चिम का सपोर्ट मिला हुआ है, और वहीं अगर सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति असद सरकार की बात करें तो रूस, ईरान, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि रूस भी उन इलाकों पर बमबारी कर रहा है जहां पर विद्रोही गुट मौजूद है। इस बीच ये तस्वीर आपके सामने अलेप्पो की है, और ये देखिए मूवमेंट आपको नजर आ रही है विद्रोही गुट की, जो कि असद सरकार के खिलाफ है। और अलेप्पो में एक बहुत बड़ा इलाका है जिस पर कब्जे का दावा विद्रोही गुट HTS की तरफ से किया गया है। और यह हम आपको उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कब्जा हुआ है वहां पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं हयात के लड़ाकों की धुआंधार फायरिंग। अलेप्पो में फायरिंग कर अपनी ताकत को दिखाया है, अपनी ताकत का इजहार किया। ये देखिए, हाथों में गन लिए हुए आसमान की तरफ फायरिंग करते हुए ये हयात के लड़ाके, ये अपनी जीत का जश्न मनाते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए। और एक और बड़ी खबर है सीरिया से, जहां पर अलेप्पो में सैकड़ों की संख्या में लड़ाके दाखिल हुए, हाथों में हथियार लहराते हुए ये दाखिल हुए हैं। दर्जनों गाड़ियों के साथ अलेप्पो में घुसे हैं लड़ाके। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो लड़ाके हैं, यानी जो विद्रोही गुट है HTS के लड़ाके, वो किस तरह से अलेप्पो में दाखिल हुए हैं और हाथों में हथियार आपको नजर आ रहे हैं, और हथियार लहराते हुए फायरिंग भी की है जहां पर विद्रोही गुट के लड़ाकों का कब्जा हो गया है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है, और ये एक बड़ा झटका असद सरकार के लिए माना जा सकता है। और इन घटनाओं के बाद देखिए अलेप्पो में अफरा तफरी का माहौल है। हयात ने किया कई जगह पर कब्जे का दावा अलेप्पो में, और इसकी वजह से यहां पर बेचैनी बढ़ी है। अलेप्पो के लड़ाके जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़े हैं, हयात के लड़ाके जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़े हैं, खासकर अलेप्पो में, उसके बाद से ये स्थिति पैदा हुई है। ये तस्वीर है अलेप्पो की, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हयात के लड़ाकों ने कब्जे का दावा किया है। पांडे सर, अब बात यहां पर आके रुकती है कि असद क्या करने वाले हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो रूस और ईरान के साथ मिलकर जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे, उनके देश में ये लड़ाई उतनी बड़ी होती जाएगी। और मुझे लगता है कि जो ताकतें इसके पीछे वो यही चाहती हैं कि सीरिया में लड़ाई बढ़े और असद पूरी तरह से इन्वॉल्व हो।
देखिए, कुछ हद तक आप जो कह रहे हैं वो सही आकलन है, क्योंकि 30% जो सीरिया का भौगोलिक क्षेत्र है वो रेबल ग्रुप्स के पास है, और अब 70% पर जिस पर कि असद साहब जो है अपना कब्जा किए हुए हैं और उनका वहाँ पर दबदबा है, तो निश्चित रूप से जो टर्की की सेनाएं भी हैं और अमेरिका की सेनाएं भी वहाँ पर हैं। मज़ेदार चीज़ ये है, तो ये सेनाएं क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर शांति स्थापित करना। शांति क्या है? शांति जब देखिए कहाँ है शांति, अगर 900 जो है वो हथियार बंद अमेरिकी सैनिक वहाँ पर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? ये सब इतना जो सीन अब दिखा रहे हैं, इतनी सारी तस्वीरें आ रही हैं, ये बताती हैं कि किस प्रकार से जो इंटरनल जो बैलेंस है वो किस प्रकार से चरमरा गया है। अब बात है कि आगे क्या होगा। निश्चित रूप से देखिए दूरगामी इसके जो है लक्ष्य हैं, क्योंकि जहां ईरान को शिथिल करना है, ईरान को उस पोजीशन में लाना है कि जहां पर वो अपने आप को सरेंडर कर दे अमेरिकन जो उनके इंटरेस्ट है उसके प्रति, तो उस हद तक इसको ले जाना है। तो लड़ाई अभी बढ़ेगी ताकि ईरान प्रेशर में आए, और ईरान प्रेशर में आएगा तो निश्चित रूप से रशिया के ऊपर भी प्रेशर आएगा, और रशिया पर प्रेशर आएगा तो चाइना और नॉर्थ कोरिया भी इसमें लिंक है। तो ये जो एक समीकरण है, ध्रुवीकरण है, इस पर ये कुठाराघात होगा। अमेरिकन जो इंटरेस्ट है वो जग जाहिर है, और वो चाहते हैं कि जो वहाँ पर वर्चस्व उस क्षेत्र में बना रहे। ईरान इजराइल के जो बीच में जो उनके बीच तनाव था उसमें विराम देकर अब इस क्षेत्र में शांति न हो, इसकी तरफ ये बहुत गंदा कदम उठाया गया है मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसी शांति चाहिए थी तो सब क्षेत्र में होती। जो चीज़ 2016 के बाद अभी जो है 8 साल के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि रेबल ग्रुप जो है एकदम से हथियार मिल गए, और वो सोचिए जहाँ पर वो वॉकी टॉकी में धमाका कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि तकनीकी रूप से वो इतना सक्षम है कि वो सब हासिल कर सके जो कि इजराइल जैसा एकदम एडवांस कंट्री, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री ने किया। तो बहुत कुछ मैसेजिंग है इस पूरे बवाल में, कि बवाल में इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरा विश्व जो है चाहता कि शांति स्थापित हो। हम रशिया यूक्रेन के बीच में चाहते हैं शांति हो, और इस क्षेत्र में जहाँ पर पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, 1.5 साल से ऊपर हो गया कि इजराइल भी काफ़ी डिस्टर्ब है, गाजा में दिक्कत है। तो उस क्षेत्र में शांति कैसे होगी अगर जो जिनके निहित हैं ध्रुवीकरण, जो धुर बने हुए उनके निहित इंटरेस्ट जो हैं वो जब तक प्रभावित हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये चीज़ बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल, और इसमें ये माना भी जा रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं वो लगातार इस पूरी लड़ाई में जो कि असद सरकार के खिलाफ है, इसमें विद्रोही गुट यानी जो STS है उसके साथ खड़े। लेकिन क्या इस बार जो हालात हैं वो एकदम अलग हैं जो लेबनान में देखा, जो गाजा में देखा, क्योंकि इस बार खुले तौर पर रशिया और जो ईरान है वो साथ में है असद सरकार के। एक और बड़ी खबर, अलेप्पो पुलिस मुख्यालय पर कब्जा हुआ है, विद्रोही फोर्स हयात ने कब्जा किया है। वो तस्वीर भी जो सामने आई है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अलेप्पो में पुलिस हेडक्वार्टर यानी जो विद्रोही गुट है असद सरकार के खिलाफ, उसको इस बार कामयाबी जरूर मिल रही है। यानी इससे पहले जो विद्रोह हुआ, इससे पहले की जो लड़ाई है, उससे एक बड़ा फर्क, उससे एक बड़ा अंतर इस बार नजर आ रहा है। और एक बड़ी ताकत के साथ जो विद्रोही गुट है वो असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए लगातार हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और अलेप्पो में ये देखिए पुलिस मुख्यालय है, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब ये कहा जा रहा है विद्रोही फोर्स हयात ने कब्जा कर लिया है। और ये जो वीडियो है ये उन्हीं की तरफ से बनाया गया है जो दावा है। और अलेप्पो की सड़कों पर कई विद्रोही दिखे, विद्रोही सैनिक दिखे, टैंक लेकर अलेप्पो में घुसे हयात के लड़ाके, वो तस्वीरें भी सामने आई। ये देखिए, ये अलेप्पो की सड़कें हैं, शहर की सड़कें हैं, और देखिए जो आम गाड़ियां हैं उन सब के बीच आपको नजर आ रही होंगी ये टैंक्स, जिसको लेकर हयात के लड़ाके यहां घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में तस्वीर एक बड़ा मैसेज है असद के लिए। और एक और बड़ी खबर अलेप्पो से, अलेप्पो सिटी सेंटर में विद्रोहियों का कोहराम, विद्रोहियों ने सीरिया का झंडा हटाया यहां से। अलेप्पो से असद की सेना भागी है, तो ये देखिए बैकफुट पर आना पड़ रहा है, असद की सेना को कैसे भाग खड़ा होना पड़ रहा है, ये तस्वीरें इस बात को जाहिर कर रही हैं। यहां पर आप देखिए जो सीरिया का झंडा है वो विद्रोही फोर्स ने हटाया है, और असद सरकार के खिलाफ ये कामयाबी का बड़ा संकेत जरूर माना जा रहा है, क्योंकि जो असद की सेना है उसको यहां से भाग खड़ा होना पड़ रहा है। तो अलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा, पूरा मामला क्या है, सबसे पहले यह समझिए क्या है ये खबर। तो अलेप्पो में विद्रोही लड़ाके घुस गए हैं और करीब 10 किलोमीटर अंदर तक घुसे हैं, टैंक लेकर अलेप्पो में घुसे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलेप्पो सिटी सेंटर पर उन्होंने नियंत्रण किया और पुलिस मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया है इन लड़ाकों ने। पश्चिमी अलेप्पो पर कब्जे का उनका दावा है। अब हुआ क्या है ये आप देखिए, अधिकतर जगहों से सीरियाई सेना भाग गई है,
एलेप्पो में लगातार आगे बढ़ रहे विद्रोही फोर्स। सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है एलेप्पो और यही वजह है कि इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर माना जा रहा है। शरदेंदु सर, अब सवाल यही है कि भले ही रशिया साथ में खड़ा हुआ है, खुले तौर पर वो बमबारी भी कर रहा है जहां पर विद्रोही फोर्स है, लेकिन इस वक्त हालात बहुत अलग हैं पहले के मुकाबले। जो विद्रोही फोर्स है यानी जो हयात के लड़ाके हैं, उन्होंने दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो में कब्जा जमा लिया और वहां से असद की सेना को भाग खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से आपने दिखाया है, क्लिपिंग दिखाया है और जिस तरीके से आपके जो ग्राफिक्स हैं वो दिखा रहे हैं कि एलेप्पो शहर पे हयात का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ पुलिस का स्टेशन पे उन्होंने कब्जा किया, टैंक सड़कों पे चल रहे हैं और जिस तरीके से सीरिया की सेना वहाँ से भागी है, तो मेरा मानना है कि अगले 48 से 72 घंटे के अंदर एलेप्पो पे हयात का कंट्रोल होता दिख रहा है। अनटिल अनलेस की सीरियन आर्मी एक बड़ा एक्शन ले, उनके अगेंस्ट अपने ट्रूप्स को उतारे, उनको काउंटर करे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देखिए, सीरिया जो है एक तरीके से रशिया का एक स्टूज है। अगर रशिया उसकी मदद डायरेक्टली नहीं करता है, अगर अल असद की सरकार को पूरी तरीके से बैक नहीं करता, तो सीरिया एक वीक नेशन है, बहुत बड़ी स्ट्रांग आर्मी नहीं है। और पूरे मिडिल ईस्ट में देखेंगे जितने भी स्मॉल नेशन जिनकी आर्मी कमजोर है और जो अमेरिका की लाइन को टो नहीं करता, वहाँ इस तरीके की उथल पुथल मची रहेगी। इसका एडवांटेज लिया जा रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में मोनार्की जो अमेरिका को सपोर्ट करती है, वहाँ सारी सिचुएशन ठीक है। जहां मोनार्की या डेमोक्रेसी नहीं है और वहां पे इस तरीके का रेबल ग्रुप है, अमेरिका उसको फंड करता है और ट्रेन करता है, वहां पे सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता है। एक अलग तरीके का माहौल मिडिल ईस्ट में बन रहा है। अमेरिका ने अपने सवाल यह है कि क्या रूस ऐसा होने देगा? देखिए, सत्ता परिवर्तन तो अल्टीमेट एम है अमेरिका का और इजराइल को भी यह सूट करता है। इजराइल का मोसाद का एलिमेंट हर मिडिल ईस्ट के कंट्री में बहुत इफेक्टिव है। अमेरिका चाहता है कि जो पिछले एक दशक से सीरिया में सरकार है उसको बदला जाए, रेबल आगे आए। वही देखिए, सीरिया का भी मेरा मानना है इराक या लीबिया जैसा हाल होने जा रहा है। वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा, अमेरिका अपने ट्रूप्स को या अपनी सरकार बनाना चाहेगा, सिचुएशन उथल पुथल मची रहेगी। ये सारी चीजें अमेरिका को और इजराइल को सूट करती है मिडिल ईस्ट में। एक फैक्ट सीरिया को लेकर यह भी है कि ये कोशिशें अमेरिका की, वेस्ट पावर्स की लंबे समय तक सीरिया में होती रही हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अरब स्प्रिंग के दौरान भी हमने ये देखा कि जबरदस्त कोशिश हुई है इसी पैटर्न के साथ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो क्या इस बार ये हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और देखिए, विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। अल बाब शहर में विद्रोहियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। रात भर विद्रोही सेना के साथ जंग चलती रही है। ये काउंटर ऑपरेशन भी देखिए शुरू हुआ है। जैसा कि शरदेंदु सर कह रहे थे कि कोई बड़ा एक्शन सीरियाई सेना ले, तो विद्रोहियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन और अल बाब शहर में विद्रोहियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया। रात भर विद्रोही सेना के साथ ये जंग चलती रही। शैलेंद्र सर, एक सवाल यहां पर यह बनता है और ये बहुत ही अपने आप में दिलचस्प हो जाता है कि अमेरिका में एक नई रजीम आने वाली है और बाइडेन सरकार जाने वाली है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो बीच का एक महीना है, इसी दौरान रूस यूक्रेन की जंग में भी तेजी आती है। इधर हम ये देख रहे हैं कि सीरिया में भी कुछ गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इससे कहीं कुछ जोड़ के देखा जा सकता है क्या कि बाइडेन सरकार जाने के पहले उन वॉर फ्रंट्स पे तेजी लाना चाह रही है जहां वो इंगेज रहे हैं? देखिए, मैं आपको अगर 10 सेकंड दे तो आपका पहले वाला जो सवाल है वो अनआंसर्ड हो गया। क्या रशिया ऐसा होने देगा जो कुछ यूएस चाहता है या नहीं? वो बिल्कुल नहीं होने देगा। इसीलिए मैंने आपको एक एनालिसिस दिया कि ये लड़ाई स्ट्रैटेजिक लेवल पर यूएस वर्सेस रशिया है और आप देखेंगे कि उसमें जैसे सीरिया जैसा कंट्री है वो अपने आप में तहस नहस हो जाएगा। जिस तरह से यूक्रेन वाला एग्जाम्पल हमने पहले साइट किया था कि वो कंट्री सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी और दोनों कंट्रीज़, ये रशिया और यूएस की पॉलिसी ही यही है कि लड़ाई लड़नी है लेकिन अपनी ज़मीन पर नहीं लड़नी है, दूसरी ज़मीन पर लड़नी है। अगर आप देखें इस समय सीरिया की सिचुएशन, भाई ऐसा तो है नहीं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले नहीं था। 2011 से लेकर 16 तक था। 16 तक उनके पास टैंक भी नहीं थे, उस तरह के आरपीजीज भी नहीं थे। आज आप देख रहे हैं कि खुलेआम वो चल रहे हैं। अलीपो जैसा शहर आप एक तरह से होल्ड करने वाले हैं। 40 से 50 गांव अलीपो के चारों तरफ के आप ऑलरेडी टेक ओवर कर चुके हैं। तो अब होगा क्या? आप छोटी गन से काम नहीं कर पाएंगे और रशिया पूरी कोशिश करेगा, जैसा कि उसने शुरुआत भी कर दी है, कि एरियल अटैक्स करेगा। जब हम बड़े एक्शन की बात कर रहे हैं, ग्राउंड और एयर, वो अपने आप में सिर्फ सीरिया की प्रेजेंट गवर्नमेंट के फेवर में काम कर सकती है और वहीं से स्टार्ट होगा कि क्या यूएस
उसी का काउंटर स्ट्राइक करेगा, जो कि ऑलरेडी कर रहा है। इजराइल काउंटर स्ट्राइक करेगा। इजराइल के इंटरेस्ट अलग है। इजराइल को पता है कि आज नहीं तो कल हिजबुल्लाह का जो रूट ऑफ सप्लाई है वो फिर से बहाल हो जाएगा। आज नहीं होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, और वो हमेशा एंटी इजराइल रहेगा। सीरिया के थ्रू सिर्फ हथियार आते हैं, और सीरिया को कहाँ से मिलते हैं? ईरान से मिलते हैं। ईरान और सीरिया को फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलती है? रशिया से मिलती है। सीधा सीधा आप एक आकलन कर सकते हैं कि ये लड़ाई लोकलाइज्ड दिख रही है, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर एक बहुत खतरनाक दिशा में। यानी सर आपने बड़ा इंडिकेशन दिया, ये वर्चस्व की एक लड़ाई है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका वर्सेस रूस, और यही वजह है कि रूस की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो विद्रोही गुट है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सर, विद्रोहियों पर सीरियाई सेना का हमला हुआ है, फाइटर जेट से विद्रोहियों पर हमला किया गया है। तो वो तस्वीरें भी जो सामने आ रही है, एक तरफ विद्रोही जो गुट है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस पर सीरियाई सेना का हमला, ये देखिए आप, ये बड़ा धमाका, और आवाज आप जरा सुनिए, देखिए आप। और विद्रोहियों के खिलाफ असद का नया प्लान, विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान। जी हां, हयात से मुकाबला करने के लिए बड़ी सेना रवाना की गई है। विद्रोहियों पर तेजी से जवाबी हमले होंगे, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीरिया की सेना, सीरिया की सरकार के जवाबी हमले की तैयारी। तो देखिए हयात का हमला, कैसे सीरिया दहल गया, यह आपको बताते सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं। कैसे हयात ने कोहराम मचा रखा है सीरिया में, यह आपको फटाफट जानकारी। सीरिया के कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस वक्त हयात का हमला चल रहा है, यानी कब्जे की कोशिश हयात लगातार कर रहा है। एलेप्पो, और अगर इदलिब की बात करें तो यहां पर हमलों को अंजाम दिया गया और एलेप्पो में बड़ी कामयाबी भी मिली। एलेप्पो, इदलिब के अंदर हयात के यानी एचटीएस के जो लड़ाके हैं वो दाखिल भी हुए हैं। रवि, बिल्कुल, और लगातार इन शहरों पर नियंत्रण की कोशिश, सीरियाई सरकार के 40 सैन्य अड्डों पर उनका नियंत्रण है, जिसका दावा भी किया गया। इसके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। सीरिया के 55 क्षेत्रों पर विद्रोही इस वक्त काबिज हैं, और यहां से इनको रिमूव करना एक चुनौती है। हयात तहरीर अल शम एचटीएस, इसके लड़ाके इस वक्त इन इलाकों में मौजूद हैं। सीरिया का सबसे बड़ा ये विद्रोही गुट है जिसने इस वक्त जंग छेड़ दी है सीरिया की जमीन पर, और जो एक बड़ी चुनौती अब असद सरकार के लिए, अपनी अलग आर्मी इसने बना रखी है, जिसके लड़ाके हमें नजर आ रहे हैं इन तमाम तस्वीरों में, जो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। और देखिए बिल्कुल हयात करना क्या चाहता है, बशर सरकार के खिलाफ यह युद्ध हयात की तरफ से यानी एचटीएस की तरफ से छेड़ा गया, जो लगातार आपको हम बता रहे दिखा रहे हैं। सीरिया के कई हिस्सों पर इस वक्त कब्जा जमा लिया, यानी कि अब आप देखिए हयात को समर्थन किसका मिला हुआ है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी, ताकि आपको पता चल जाए कि स्थिति और वहां पर हालात क्या है। अगर बात करें अमेरिका की, पश्चिमी देशों की, ब्रिटेन की बात करें, इसके अलावा तुर्की की बात करें और सऊदी अरब की बात करें, ये वो देश है जो कि लगातार विद्रोही गुट जिसे कहा जाता है सीरिया में यानी हयात, उसको समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो समर्थकों की लिस्ट है ये भी बहुत दिलचस्प है। शरदेंदु सर, एक बहुत ही ट्रेडिशनल वॉर भी सीरिया के जमीन पर हमें देखने को मिलता है, शिया और सुन्नी कंट्रीज। अब बशर अल असद एक शिया नेता हैं, सुन्नी बहुल इलाके पर उनका कंट्रोल है, ईरान समर्थन देता है। हमने अभी लिस्ट दिखाई कि सऊदी अरब जैसा देश जो है वो हयात को सपोर्ट करता है। तो ये जो इस्लामिक कंट्रीज का डिवाइड है, क्या ये इस मैदान में, सीरिया के जंग के मैदान में अभी भी उसी तरह से काम कर रहा है, या फिर ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका का मामला है? देखिए, मेरा मानना है कि जब से ये इजराइल ने हमास में हमला किया है, शिया और सुन्नी का जो डिफरेंस है पूरे मिडिल ईस्ट में वो ब्लर्ड होता जा रहा है। पूरा मुस्लिम ओआईसी एकजुट होता नजर आ रहा है, लेकिन इनके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, इसलिए एक तरीके से एकजुट में, एक स्वर में वो बोल नहीं पा रहे हैं। मेरा मानना है ये लड़ाई दो सुपर पावर की है, अमेरिका और रशिया की। रशिया पूरी तरीके से सीरिया को बैक करता है, और जो सीरिया की सरकार है इस तरीके के रेबल ग्रुप पे बहुत बार उन्होंने हमले किए हैं, कंट्रोल किया है। हालांकि उनका करीब 30% टेरिटरी जो इनका हयात ग्रुप है उनके कंट्रोल में, ये मानना है। लेकिन जो सरकार है, सरकारी तंत्र, जो मिलिट्री और जो उनका बैकअप है वो बहुत स्ट्रांग होता है। असद की सेना के खिलाफ जो लड़ाके जमीन पर होते हैं वो सुन्नी फैक्शन के ही लड़ाके होते हैं,
वो हमने पहले भी देखा, अभी भी देखा कि या तो सुन्नी चरमपंथ से जुड़े हुए फाइटर्स होंगे या फिर उनकी अपनी आर्मी होगी। तो ये क्या अभी भी ग्राउंड पर है ये सेंटिमेंट वॉर का, या फिर ये पूरा इक्वेशन बदल गया है? देखिए ये बहुत ही क्लियर है कि ये सुन्नी रेबल ही है। देखिए आईएसआईएस का भी वहां पे बहुत बड़ा आतंक था, उन्होंने भी वहां सत्ता परिवर्तन की कोशिश की और अमेरिका इनको पूरी तरीके से फंड करता है। एक तरफ आप आतंकवाद से लड़ते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के संगठनों को आप मदद देते हैं, तो एक बड़ी डाइकॉटमी है इस पूरे इलाके में। और इन मुस्लिम सेंटिमेंट्स की वजह से ही ये रिक्रूट करते हैं। ये शियास के अगेंस्ट सुन्नी का जो जिहाद है, अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ईरान को भी चेक कर देते हैं, यमन को भी चेक करते हैं और जितने जो शिया प्रेडोमिनेंट नॉर्थ इराक का इलाका उसको भी चेक ठीक है। यानी कि सर एक इंडिकेशन दिया जा रहा है, जिस बात पर हम चर्चा पहले भी कर रहे थे सर, कि ये जो युद्ध है जब गाजा का हुआ, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हुआ, कि क्या वहां पर ये सीमित रहेगा? ऐसा हो नहीं रहा, ये लगातार और व्यापक होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, सीरिया जंग में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। सीरिया विद्रोही गुट पर रूस की बमबारी हुई है। रूसी फाइटर जेट का विद्रोही गुटों पर हमला हुआ है। विद्रोहियों के कब्जे वाले अतरफ पर हमला किया गया है। तो सीरिया विद्रोही गुट पर रूस की बमबारी, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे कि रूस यहां पर एक बड़े डेटरेंस के तौर पर विद्रोही गुट के सामने, वेस्टर्न पावर के सामने खड़ा हुआ है। और देखिए सीरिया की जंग में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि अमेरिका कैसे सपोर्ट कर रहा है, तो सीरिया की जंग में अमेरिकी वेपन्स ATGM से सीरियाई सेना के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। विद्रोहियों ने ATGM से रॉकेट्स दागे हैं, तस्वीरें भी देखिए उसकी सामने आई। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया युद्ध पर रूस का बड़ा फैसला, विद्रोहियों के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान। सीरिया के लिए नई रूसी स्क्वाड्रन को भेज दिया गया। ये देखिए आप, एयर फ्लीट जो भेजी जा रही है, विद्रोहियों पर होंगे हवाई हमले, रूसी एयरफोर्स करेगी बड़ी स्ट्राइक। सीरियाई सोर्सेस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। और देखिए संकट की घड़ी में सीरिया के साथ है भारत और सीरिया के बीच बैठक। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक दिल्ली में हुई। देशों की बैठक और सीरिया के साथ भारत खड़ा है। भारत का ये स्टैंड सीरिया में जो इस वक्त जमीन पर लड़ाई छिड़ी है अचानक से, उसके बाद से भारत की तरफ से जो कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त सीरिया में जो संकट है उसमें भारत उसके साथ है। और देखिए सीरिया के साथ है भारत सीरिया बैठक, दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई है। विकास परियोजनाओं में तेजी लाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों में भी बात हुई है। भारत का मैसेज क्या है? सीरिया को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। भारत सीरिया के साथ मजबूती से खड़ा है। पश्चिम एशिया में भारत अपनी भूमिका और मजबूत करेगा। अब आगे क्या? अगली वार्ता सीरिया में होगी। लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह संकेत साफ तौर पर है जो भारत की तरफ से सीरिया के साथ खड़े होने की बात पुख्ता तौर पर की गई है। तो हमारे पास इतना ही समय था। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस पर चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।